Okay, so in the previous session, we finished till here. Okay, so Yes. today I think we finished till here, developing and implementing the chosen strategies. यहाँ तक हुआ था ना? कहाँ तक हुआ था तारा? सर ये 193 पेज से शुरू करना है, कॉर्पोरेट अच्छा, लेवल स्ट्रेटेजी. okay, चलिए. So from here we need to start corporate level strategy. So corporate level strategy involves a long term perspective. देखिए corporate level strategy यानी corporate strategy में एक दो चीजें कंसिडर नहीं होती हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं. मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हो सकता है. लाइक आई कैन से कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंप्लायंसेस एंड मार्केट शेयर एक्सपेंशन, या आप समझ सकते हैं एक्सपेंशन या ग्रोथ. ठीक है ना? तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं करता, वो पूरे के पूरे ओवरऑल बिजनेस को हर सेक्टर में एक्सेल करने के ऊपर फोकस करता है. ओके, ओके. वो सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, ये दो तो बिजनेस स्ट्रेटजीज में आ सकते हैं. रेवेन्यू जनरेशन के बारे में, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, लाइक मार्केट में बिजनेस को एक्सपैंड करने के ऊपर, एक्विजिशंस एंड मर्जर्स के ऊपर, या आप सोच सकते हो कि लाइक कंप्लायंसेस को पूरा करने के ऊपर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमेशा लाइक रिन्यू करने के ऊपर, कस्टमर लॉयल्टी पे फोकस करने से लेकर, क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करने से लेकर, सब चीजें कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में आ जाती हैं. ठीक है? हाँ. किसके साथ हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस होने चाहिए. वर्टिकल इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू स्ट्रेंथन अ कंपनीज बिजनेस मॉडल एंड इंप्रूव इट्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन फॉर मेनी ऑफ द सेम रीजंस दैट हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इज यूज्ड. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटीग्रेशन दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं बिजनेस में. इन वर्टिकल इंटीग्रेशन ए कंपनी एक्सपैंड्स इट्स ऑपरेशंस ईदर इनटू एन इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग इनपुट्स टू द कंपनीज ऑपरेशंस और फॉरवर्ड इनटू एन इंडस्ट्री दैट यूजेस कंपनीज प्रोडक्ट्स. मतलब आप एक ही जैसे चीजों में ज्यादातर फोकस करते हो, ये होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन. फॉर एग्जांपल, इफ ए कंपनीज बिजनेस इज द फाइनल असेंबली ऑफ परचेज्ड पार्ट्स, backward integration would be merging with or acquiring a company that produces component parts for its final assembly. मतलब वो एक ही जैसे बिजनेस में जाना चाहेंगे. हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, वो अलग अलग बिजनेस में जाना पसंद करते हैं. ठीक. एंड लाइक एक छोटा एग्जांपल भी देख लेते हैं. जैसे कॉन्ग्लोमेरेट होता है, टाटा एक कॉन्ग्लोमेरेट है, मैं बोलूंगा वो हॉरिजॉन्टल लाइक इंटीग्रेशन में है, यानी वो अलग अलग सेक्टर्स में है, डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में है, सिर्फ एक ही सेक्टर पे फोकस नहीं कर रहे हैं. ठीक है? The combination in one firm of two or more stages of production normally operated by same firms. जैसे अभी हम देखते हैं एग्जांपल. So let's see vertical integration. Businesses are all, जैसे यहाँ पर देखते हैं हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. An example of a company that is vertically integrated is Target, which has its own store brands and manufacturing plants. मतलब वो सिर्फ अपने ही बिजनेस को आगे बढ़ाने में उसी से रिलेटेड सेक्टर्स में अपने आप को डाइवर्सिफाई करेंगे. ठीक है ना? हाँ. जैसे अगर उसका लाइक जैसे अभी देखते हैं यहाँ पर an example of a company that is vertically integrated is Target, which has its own store brands and manufacturing plants. They create, distribute and sell their products, eliminating the need for outside entities such as manufacturers. मतलब वो खुद ही, जैसे मारुति सुजुकी है, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसके पार्ट्स भी वही बनाएंगे, कंपोनेंट्स भी वो बनाएंगे, सब कुछ वो करेंगे. तो लाइक वर्टिकल, देयर आर 5 noteworthy benefits of vertical integration that give a company a competitive advantage over non integrated competitors. जैसे एप्पल का आईफोन बेस्ट एग्जांपल है. जनरली एप्पल फॉक्सकॉन को देता है बनाने के लिए, लेकिन वो मतलब अपने ही पार्ट्स बनवाता है उससे, मतलब वो किसी और को, थर्ड पार्टी को नहीं देता कुछ करने के लिए. मतलब आप जैसे समझ सकते हैं टेस्ला मोटर्स है, टेस्ला मोटर्स बेस्ट एग्जांपल है, वो सब कुछ खुद ही बनाते हैं. ठीक है ना? So there are so a vertically integrated company can avoid supply disruption, यानी उसको सप्लाई से डर लगता नहीं, क्योंकि वो खुद ही अपना सप्लाई खुद ही बना रहे हैं. अब हमारे इंडिया में भी कुछ कंपनीज है, ये फार्मा कंपनीज हैं जो चाइना से कुछ नहीं मंगवाते हैं, रॉ मेटेरियल खुद का रॉ मेटेरियल खुद ही बनाते हैं,
खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है ना। तो वो होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। स्ट्रेटजिक अलायंसेस बनाना, यानी अपने खुद के लाइक प्लान करके अपने पार्टनर्स चुनना जिनके साथ आपका एक लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप हो। या आउटसोर्स भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आउटसोर्स करने का क्या फायदा होता है, जैसे आज टुडे यू कैन सी इन इंडिया लॉट ऑफ वर्क इज आउटसोर्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। व्हाई? उनको चीप लेबर मिल जाता है ना, और उनका काम ज्यादा एफिशिएंटली इफेक्टिवली हो जाता है। या डाइवर्सिफिकेशन कर लो, अलग अलग बिजनेस, जैसे कॉन्ग्लोमरेट बना सकते हो, जैसे टाटा एक कॉन्ग्लोमरेट है, एक सेक्टर नहीं चलता दूसरा सेक्टर चल सकता है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में ये सब आता है, ठीक है ना। एंड डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द चोजन स्ट्रैटेजीज। तो अब जैसे डेवलपिंग एंड मतलब अब आपका जो भी स्ट्रैटेजी आपने डेवलप करा है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है आपको। सो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन टेक्स प्लेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ organizational design. Organizational design involves determining how a company should create, combine, use three elements to pursue its business model successfully. एक तो उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है अपनी उसको सक्सेसफुली रन करने के लिए। कंट्रोल सिस्टम श्योरली उसको सेटअप करना होता है। एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, यानी वो किस तरीके से अपने बिजनेस को शुरुआत से चलाते आ रहे हैं। इसमें वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, सुपीरियर एफिशिएंसी ला सकते हैं, क्वालिटी ला सकते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं, रेस्पॉन्सिवनेस टू कस्टमर्स। कल मैंने ये डिस्कस भी किया था पॉइंट्स। अब हम देखते हैं टेस्ट एनालिसिस, अदर प्लानिंग टूल्स एंड टेक्निक। मतलब आप कैसे प्लान कर सकते हो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना है तो स्वॉट एनालिसिस करते हैं हम लोग। वैसे ही हम समझ सकते हैं कि सिचुएशन एनालिसिस, यानी कैसा सिचुएशन कब होगा, क्या होगा, उस सिचुएशन के हिसाब से हम अपने कंपनी में को कैसे चलाना है उसको सोचेंगे। या हमारे ऑर्गेनाइजेशन, लाइक हाउ टू रन आवर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड अपॉन सच अ सर्टेन सिचुएशंस, लाइक वी वुड सी विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एनालिसिस। तो ये टेस्ट एनालिसिस में हम क्या करेंगे, देखो स्वॉट एनालिसिस मतलब अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करना, उसके हिसाब से अपने मतलब उसमें हम लोग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट देखते हैं। हाँ, सिचुएशन को अगर मतलब जैसे सिचुएशन क्या कैसी है अभी मार्केट में, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे हैं, वो देख के हम अपने लाइक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ओके हाँ हाँ चलिए हम पेस्ट एनालिसिस देखते हैं अभी। सो एज वी हैव ऑलरेडी सीन, दिस इज अ सिचुएशन एनालिसिस एंड इसमें 4 फैक्टर्स होते हैं आपके। आप इन चारों फैक्टर्स कैसे, आप ये चारों फैक्टर्स आपके बिजनेस पे बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं। दे हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस एंड यू नीड टू केयरफुली एंड प्रॉपरली असेस दिस फैक्टर्स फॉर द सेक ऑफ योर बिजनेस। यानी आपके बिजनेस को अगर आपको बढ़ाना है तो ये सारे फैक्टर्स को चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। So what are the factors in test analysis? Political, economic, socio-cultural and technological. Now let's see political factors. पॉलिटिकल एरिना, आपको पता ही है कि पॉलिटिकल एरिना या पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बिजनेसेस को अपलिफ्ट करने में, है ना। जैसे अगर अभी जैसे क्या हो रहा है, कुछ स्टेट्स में लिकर बैन है तो वहां पर वो बिजनेस बिल्कुल नहीं चल सकता, जबकि लिकर भी एक बिजनेस है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि वो पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे हैं। कुछ जैसे अमेरिका में लिकर बैन नहीं करते वो लोग, क्योंकि वो लोग को सिर्फ पैसा चाहिए, टैक्सेस चाहिए। कुछ कुछ जगह पे कुछ और सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, वो हम देखेंगे आगे। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या होगा, अगर जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी एक कंट्री को रूल करती है, एक पॉलिटिकल पार्टी ही होती है जो मेजोरिटी वोट्स लेके जो लाइक गवर्नमेंट फॉर्म करती है, वो कोई ना कोई पार्टी ही होती है। सो दे हैव टू सेट अप सर्टेन पॉलिसीज फॉर रनिंग द नेशन एंड उसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज बड़ा रोल प्ले करता है। यानी अपने टैक्सेस को बढ़ाना है या कम करना है, या कुछ ऐसे स्कीम्स लाना है जो पब्लिक के बेटरमेंट के लिए हो, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लाना हो,
या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, तो हर सेक्टर में जब डेवलप करने का सोच रहे हो तो हर सेक्टर में हर टाइप के लाइक बिजनेस सेक्टर्स को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट मिलता है। जैसे L&T को हैदराबाद मेट्रो मिला, है राइट? हाँ सर। अगर गवर्नमेंट ये सब नहीं करेगी तो बिजनेसेस कैसे फ्लरिश करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेगा? L&T मेट्रो के साथ फिर बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उनके सप्लायर्स, उनको मैन पावर सप्लाई करने वाले, उनको लाइक एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो प्रोजेक्ट के लिए उन लोग को इंजीनियर्स देने वाले कंसल्टेंसीज हुए, उन लोगों को पढ़ाने वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हुए। हर कोई इंटर रिलेटेड है। अगर इकोनॉमी सही तरीके से चलना है तो सारे पॉलिटिकल लाइक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो सारे सेक्टर्स को बेनिफिट होगा जब पॉलिटिकल फैक्टर्स सही होंगे। So the political arena has a huge influence upon the regulation of businesses and the spending power of customers and other businesses. You must consider issues such as how stable is the political environment. एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगा तो सब सही होगा, और हंग पार्लियामेंट होगा मतलब हमेशा पॉलिसी मेकिंग में लेट होना, सही चीज़ों को सही टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं करना। अब जैसे चाइना के वजह से पूरा वर्ल्ड परेशान है, एवरीवन इज फेसिंग। This is the time whereby many companies from China want to shift their bases to different countries. ये टाइम है हमारी गवर्नमेंट को उनको पुल करने का, तो हमारी गवर्नमेंट वो कर भी रही है, उनको बहुत सारा टैक्स हॉलीडेज भी दे रही है। सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स अगर कोई कंट्री आज वर्ल्ड में है देने वाली तो वो इंडिया है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है कंपनीज को यहाँ ड्राइव करने के लिए। तो ये सब पॉसिबल है एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से। यानी बीजेपी को बहुत ज़्यादा वो उसका मतलब सीट्स है और उसको कोई रोक ही नहीं सकता पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि नो वन स्टैंड्स लाइक स्ट्रॉन्ग एज बीजेपी। So that makes a big change in the development of an economy. Will government policy, because वो कुछ भी कर सकते हैं कंट्री के बेटरमेंट के लिए, will government policy influence laws that regulate और टैक्स और बिजनेस? जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ता है, हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर वो अवेयरनेस क्रिएट करें कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, बट लाइक इंस्टेड बहुत सारे चीज़ों को अच्छा भी कर रहे हैं। एंड व्हाट इज मतलब पेंशन प्लान्स होते हैं गरीबों के लिए, राशन कार्ड का काम होता है, आरोग्यश्री, ये सब मतलब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अच्छा करती रहती है। व्हाट इज द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन इकोनॉमी? इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे बना रहे हैं वो तो पता ही है हमको कैसे बना रहे हैं। द गवर्नमेंट हैव ए व्यू ऑन कल्चर एंड रिलीजन। अभी तो पूरे वर्ल्ड में सब कुछ बेकार चल रहा है, यानी अमेरिका से लेके सब लोग ही अभी प्रॉब्लम में हैं, तो अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, बट इतना भी इससे पहले भी उतना सक्सेसफुल कुछ चीज़ों में रहा, कुछ चीज़ों में नहीं रहा, बिकॉज वर्ल्ड सिनेरियो भी चेंज हो रहा है। आफ्टर अमेरिका पे ही डिपेंड है सब। इज द गवर्नमेंट इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स? जैसे ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स बनाते हैं ना हम लोग, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाते हैं, यूरोपियन यूनियन में है, नाफ्टा है, नॉर्थ अमेरिकन, तीनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, आसियान साउथ एशियन कंट्रीज में, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। एंड अरीना प्लेइंग, ठीक है ये तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। मार्केटर्स नीड टू कंसिडर द स्टेट ऑफ अ ट्रेडिंग इकोनॉमी इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म्स। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी तो हैं एक बड़ा रोल, जैसे इन्फ्लेशन कम होना कंट्री के अंदर में, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स अच्छे होना, इंटरेस्ट रेट्स कम रहना ताकि सारे कंपनीज फायदा उठा सके उसका, एंड जीडीपी ग्रो करना चाहिए, तो ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स में होता है। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में क्या होता है? जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ में सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी एक इम्पोर्टेंस प्ले करते हैं। अब इंडिया में हिंदुज़म बहुत है, एंड हिंदुज़म में अब जैसे आपको सिखिज़म भी आएगा, जैनिज़म भी आएगा, बुद्धिज़्म भी आएगा। वैसे हमारे कंट्री में सारे रिलीजन्स इक्वल हैं, एंड ऑल रिलीजन्स हैव इक्वल इम्पोर्टेंस, ऑल आर इक्वल इन आइज ऑफ लॉ, एंड इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, एंड अदर रिलीजन्स भी हैं कंट्री में। बट क्या है, मेजॉरिटी हिंदू लाइक रिलीजन फॉलो करने वाले हिंदूज, लाइक आई थिंक 80 करोड़ सम पीपल होंगे। तो आप देखो कि उनके फेस्टिवल्स बहुत आते रहते हैं हर कुछ दिनों में, उससे रिलेटेड बहुत सारा बिजनेस होता रहता है, होता है ना। अच्छा, जब हिंदूज के फेस्टिवल नहीं आते हैं तो
मुस्लिम्स के फेस्टिवल्स रहते हैं, ईद हुआ, कई बार फेस्टिवल्स एक साथ भी आ जाते हैं, तो भी जॉइंट बिजनेस हो जाता है बहुत सारे सेक्टर्स का, इजंट इट सो। एंड फिर क्रिश्चियनिटी का भी है, तो ऐसे रिलीजियस फैक्टर्स भी हैं, कल्चरल फैक्टर्स भी हैं, और उनसे रिलेटेड भी बिजनेस एक्टिविटीज चलती रहती है। एंड लाइक और सारे मतलब उनको फोकस करके ही चलते हैं बिजनेसेस, है ना। हम चाइना के हिसाब से इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो वो सारे बिजनेसेस वैसे ही चलेंगे। सो व्हाट इज डोमिनेंट रिलीजन, व्हाट आर द एटीट्यूड्स टू फॉरेन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन मेनी सेक्टर्स, द स्पेनिश कंज्यूमर प्रिफर्स फॉरेन प्रोडक्ट्स बट इन बैंक, इंश्योरेंस, टूरिज्म, फूड एंड हेल्थ सर्विसेज प्रिफर्स नॉट। तो कुछ कुछ कंट्रीज में क्या होता है, कुछ चीज़ों में वो अपने कंट्री के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा फोकस करते हैं और कुछ चीज़ों में फॉरेन प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। जैसे इंडिया से अगर सस्ता एक्सपोर्ट हो रहा है कुछ कंट्रीज़ को, तो वो लोग फिर इंडियन प्रोडक्ट्स को ही खरीदेंगे ना, क्योंकि वहाँ सस्ते में मिलेगा वो। लेकिन कुछ चीज़ों पे वो हर चीज़ पे इंडिया पे डिपेंड नहीं कर सकते, है ना। जैसे हम कुछ चीज़ों पे इंडियन गवर्नमेंट रेलवेज के ऊपर हम अब रेलवेज की बात करें तो हम नेशनल रेलवेज में नेशनल गवर्नमेंट ही उसको चलाता है। तो कुछ चीज़ों के लिए हम हमारे कंट्री के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, कुछ चीज़ों के लिए बाहर के प्रोडक्ट्स के भी। जैसे चाइना के प्रोडक्ट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा है, सस्ते प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देखो, आप जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जैसे आपका फ़ोन हुआ, फ़ोन से रिलेटेड जो भी कुछ हुआ, यानी उसका स्क्रीन गार्ड से लेके, उसका कवर से लेके, बैटरी से लेके, जो सेकंड आपका कभी ख़राब हुआ होगा फ़ोन, तो कुछ भी ठीक करने के लिए भी सब चाइना का ही आता है, am I right? हाँ, यस। लेकिन उसको छोड़ के हम दूसरी चीज़ों में चाइना का चीज़ यूज़ नहीं करते क्योंकि ड्यूरेबिलिटी कम होती है। तो ऐसा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो सोशो कल्चरल फैक्टर्स में हाउ मच टाइम डू कस्टमर्स हैव फॉर लीजर, एंड व्हाट आर द रोल्स ऑफ मेन एंड वुमेन विद इन सोसाइटी, एंड कौन ज़्यादातर डिसीजन लेता है, और लाइक हाउ लॉन्ग आर दी, मतलब बहुत सारा फैक्टर होता है। एक कंट्री के पॉपुलेशन को देख के भी बहुत चीज़ें डिसाइड होती है, और वहाँ का सोशियो कल्चरल फैक्टर्स को देख के भी बहुत चीज़ें डिसाइड होती है। तो ये हमारे पेस्ट एनालिसिस में हमने पॉलिटिकल देख लिया, इकोनॉमिक देख लिया, सोशियो कल्चरल देख लिया, एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि टेक्नोलॉजीज है कि नहीं है, तो फिर बाहर से भी आ सकता है, नहीं तो आप डेवलप भी कर सकते हो, है ना। हाँ। तो जैसे इंडिया में अभी भी देखो आप बहुत अच्छे से लाइक ये सॉफ्टवेयर वगैरह, सॉफ्टवेयर फील्ड में इंडिया बहुत आगे है। आप अभी भी कुछ कंट्रीज जाओ, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहाँ वो अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जैसे डील करते हैं। पेमेंट गेटवेज हमारे पास गूगल पे से लेके कितने सारे, वहाँ अभी भी बहुत कमी है। तो हर जगह अलग अलग तरीके से होता है, तो वहाँ पर फिर इंडियन कंपनीज बहुत सारे वहाँ जा रही है, वहाँ पर वो सब चीज़ें लेके जा रही है ताकि वहाँ से पैसा कमाया जा सके। तो टेक्नोलॉजी की कमी है, तो टेक्नोलॉजी अगर आपको चाहिए तो बाहर से भी आ सकती है, आप खुद भी डेवलप कर सकते हो, बट टेक्नोलॉजी प्लेज अ बिगर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। तो सिचुएशन एनालिसिस के ऊपर भी हमने डिस्कशन किया अभी। एंड हाँ, आपका कंटिजेंसी प्लानिंग तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कंटिजेंसी प्लान क्या होता है। अगर प्लान ए अगर हमारा सक्सेसफुल नहीं रहा तो प्लान बी। अब हम डिस्कस करेंगे BCG मैट्रिक्स के ऊपर, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। तो ये क्या है एक्चुअली? BCG ग्रोथ मैट्रिक्स इज अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग अ कंपनीज पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स टू डिटरमाइन वेयर ईच प्रोडक्ट इज इन इट्स लाइफ साइकिल। यानी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके प्रोडक्ट्स जो है वो 4 स्टेजेस से निकलते हैं या गुजरते हैं, या लाइक 4 स्टेजेस से वो ट्रैवल करते हैं। अब वो 4 स्टेजेस क्या क्या है वो हमें देखते हैं, और वो हमें समझना है, ठीक है ना। हम उसको देखेंगे अभी, फाइन। Suppose I have a company and I make some products. So my products pass through 4 stages, and those stages are important to understand how the product is like moving in its journey. जहाँ पर उसका saturation आ जाता है, तो saturation मतलब बनाने से saturation point आने तक वो क्या क्या stages देख लेता है, वो हमें समझना है। So Boston Consulting Group matrix is developed by Bruce Henderson of Boston Consulting Group in the early 1970s. अब ये है क्या? According to this technique, businesses or products are classified as low or high performers depending upon their market growth rate and relative market share. ठीक है?
Hello. So, according to the हाँ, sir. BCG matrix, businesses or products are classified as low or high performers. यानी businesses या उनके products या तो low performers होंगे या high performance होंगे, depending upon their market growth rate and relative market share. Market share and market growth है क्या actually? To understand the Boston matrix, you need to understand how market share and market growth interrelate. मार्केट शेयर यानी आपका मार्केट में क्या शेयर है, कैसे मालूम करेंगे आप मार्केट शेयर क्या है? ये तो थियरी में अपने बुक में दिया हुआ है, बट हम देख लेंगे फॉर्मूले के हिसाब से कैसा है. मार्केट शेयर इज द परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट दैट इज बीइंग सर्विस्ड बाय योर कंपनी, मेजर्ड ईदर इन रेवेन्यू टर्म्स और यूनिट वॉल्यूम टर्म्स. जैसे रिलेटिव मार्केट शेयर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है बिजनेस यूनिट सेल्स दिस ईयर बाय लीडिंग राइवल सेल्स दिस ईयर, यानी आपका कितना यूनिट्स आप बेचे डिवाइड बाय टोटल मार्केट में जो लोग बेच रहे हैं. जैसे 10 कार कंपनीज हैं, आप एक 10,000 गाड़ियां बेच रहे हैं और पूरे मिला के सब लोगों ने लाइक पूरा मिला के जो सेल हुआ है वो 50,000 गाड़ियों का हुआ, तो आपका कितना हो गया मार्केट शेयर? 20% हुआ. दैट्स इट. सो आप अपना मार्केट शेयर देख के क्या पहचान सकते हो कि मेरा 20% शेयर है. कोई 20,000 गाड़ी बेच रहा है, तो टोटल 50,000 गाड़ियों में कोई 5,000 गाड़ी बेच रहा है, कोई 2,000 गाड़ी बेच रहा है, तो उसके हिसाब से आपको मालूम चलेगा कि आपका मार्केट शेयर कितना है. जितना मार्केट शेयर आपका होगा उतना अच्छा होगा, है ना, उतना बड़ा प्रोपोर्शन में मार्केट आप कंट्रोल करोगे. मार्केट ग्रोथ इज यूज्ड एज मेजर ऑफ मार्केट्स अट्रैक्टिवनेस. मार्केट ग्रोथ कुछ नहीं है, हमारा आज का सेल्स और हमारा पिछले साल का सेल्स दोनों का डिवाइड करेंगे पिछले साल के सेल्स से. मतलब अगर इस साल मैंने अगर 200 गाड़ी बेची है, पिछले साल मैंने 100 गाड़ी बेची, मतलब समझ लो आपकी 150 गाड़ियां बेची, तो आप समझ लो अभी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग 200 माइनस 150 बाई 150 इंटू 100, तो कितना आपका मार्केट ग्रोथ कितना हुआ? टेल मी. 200 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 150, एक सेकेंड, तो आपको डिवाइड बाई 150 इंटू 100, तो आपका 33.33 का शेयर आपका हुआ मार्केट शेयर. ठीक है ना, मतलब आपका मार्केट ग्रोथ, यानी पिछले साल के मुकाबले में इस साल आपने 33.33% एक्स्ट्रा सेल्स किया. So markets experiencing high growth are ones where the total market share available is expanding and there's plenty of opportunity for everyone to make money. BCG growth share matrix. It is a portfolio planning model which is based on the observation that a company's business units can be classified into 4 categories. Stars. तो ये क्या होता है हमारा जो इट इज अ पोर्टफोलियो प्लानिंग मॉडल विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन दैट कंपनीज बिजनेस यूनिट्स, यानी कंपनी के जो बिजनेस यूनिट्स हैं या कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है वो ये 4 स्टेजेस या 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है. स्टार्स, क्वेश्चन मार्क्स, कैश काउस, डॉग्स. ठीक है, तो अब यहां पर देखो आप रिलेटिव मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट, इन दोनों के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स को यहां पर देखेंगे. एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हाई एंड हाई. स्टार्स जो है वो उनका रिलेटिव मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा है एंड दे हैव अ मार्केट हाई मार्केट ग्रोथ रेट इवन. तो स्टार्स वो कैटेगरी है जहाँ पर आपका मार्केट ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा है, रिलेटिव मार्केट शेयर भी ज़्यादा है, यानी सबसे बेस्ट परफॉर्मर है ये सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेज है. यहाँ पर आपका कैश बहुत ज़्यादा भी लगेगा और कैश बहुत जनरेट भी करेंगे आप. ठीक है, अब ये क्या है क्वेश्चन मार्क, आपका मार्केट ग्रोथ रेट तो ज़्यादा है लेकिन मार्केट शेयर कम हो रहा है, यानी आपका पहले के मुकाबले में ग्रो तो करे आप लेकिन आपका शेयर कम होता जा रहा है मार्केट. हमने देखा है अभी कैसे मार्केट शेयर को देखते हैं और वगैरह. एंड ये जो है आपका मार्केट, ये आपका मार्केट शेयर ज़्यादा है कैश को में, लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट कम हो रहा है. एंड डॉग सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग है, यहाँ पर दोनों भी लो है. हाई ग्रोथ हाई मार्केट शेयर. स्टार्स आर लीडर्स इन बिजनेस, अभी मैंने आपको बताया. दे ऑल्सो रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन इट्स लार्ज मार्केट शेयर. इट लीड्स टू लार्ज अमाउंट ऑफ कैश कंजम्पशन एंड कैश जनरेशन, यानी पैसा भी बहुत लगेगा तो पैसा बहुत आएगा भी. अटेम्प्ट शुड बी मेड टू होल्ड द मार्केट शेयर, अदरवाइज द स्टार विल बिकम ए कैश काउ. अगर आपने सही तरीके से इसको मेंटेन करके नहीं रखा तो फिर वो कैश काउ बन जाएगा. कैश काउ में आपका मार्केट शेयर तो हाई रहेगा लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट कम हो जाएगा. तो ग्रोथ रेट कम होना अच्छा नहीं है ना, क्योंकि बाद में धीरे धीरे जाके आपका शेयर भी खत्म होने लगेगा. ठीक है ना, ये आपको बीसीजी मैट्रिक्स सिखाता है.
कैश काउस, इसमें ग्रोथ कम रहेगा, मार्केट शेयर हाई रहेगा. दे आर द फाउंडेशन ऑफ द कंपनी एंड ऑफन द स्टार्स ऑफ यस्टरडे. मतलब आपका कैश काउ ही आगे जाके स्टार बनेगा. आई एम राइट? यानी अगर स्टार सही परफॉर्म नहीं किया तो कैश काउ बन सकता है, लेकिन पहले कैश काउ था ना, पहले ग्रोथ रेट कम था, मार्केट शेयर अच्छा था. सो दे आर द फाउंडेशन ऑफ कंपनी एंड ऑफन द स्टार्स ऑफ यस्टरडे. दे जनरेट मोर कैश देन रिक्वायर्ड. इनका कैश जनरेशन ज्यादा है. देखो आप कैश जनरेशन में ये ज्यादा है कि नहीं है, हाई है कि नहीं है, देखो. हाँ. लेकिन कैश इसमें कम लगता है, लेकिन जनरेशन ज्यादा है इसमें. एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड. They generate more cash than required. They extract the profits by investing as little cash as possible. मतलब ये ऐसे स्टेज है, ये ऐसा स्टेज है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट अच्छा होगा इन्वेस्टमेंट करने से, लेकिन कम कैश से आपको अच्छे प्रॉफिट्स हो जाएंगे. ठीक है ना? दे आर लोकेटेड इन एन इंडस्ट्री दैट इज मेच्योर, नॉट ग्रोइंग और डिक्लाइनिंग. मतलब ये उस इंडस्ट्री में होता है जो मेच्योरिटी लेवल पे आ चुका है, और जो ग्रो नहीं करेगा, और जो डिक्लाइन भी नहीं कर रहा है ना, मतलब जो स्टेबिलिटी पे. अच्छा, डॉग्स. अभी हम देखते हैं डॉग्स से पहले कैश काउज हो गया है, स्टार्स हो गया है. अच्छा, क्वेश्चन मार्क. हाँ है, वो भी आएगा. Dogs are the cash traps. Dogs do not have potential to bring in much cash. बेकार है ये. Excuse me. एक सेकेंड, excuse me. Yeah. So we were discussing about dogs. So dogs are the cash traps. Dogs do not have potential to bring in much cash. क्योंकि dogs का क्या है, मार्केट ग्रोथ भी कम है, मार्केट शेयर भी कम है. And number of dogs in company should be minimized. तो ये कंपनी को काम करना पड़ेगा ऐसा. And business is situated at a declining stage when I speak about dogs. एंड क्वेश्चन मार्क क्या होता है कि ग्रोथ रेट तो हाई है लेकिन मार्केट शेयर कम है, यानी बढ़ने के चांसेस कम है. सो मोस्ट बिजनेस स्टार्ट एज क्वेश्चन मार्क्स, यानी बहुत फटाफट बढ़ते हैं लेकिन मार्केट शेयर नहीं बढ़ा पाते हैं. सो दे विल अब्सॉर्ब ग्रेट अमाउंट्स ऑफ कैश इफ द मार्केट शेयर रिमेन्स अनचेंज्ड. ओके, मतलब देखो अभी मैं डायग्राम में बताता हूं आपको. ये देखिए आप क्वेश्चन मार्क्स, इसमें आपको कैश जनरेशन जो है वो लो है बट कैश यूसेज ज्यादा है ना. आप ऐसे देखिए, इसमें कैश तो ज्यादा लग रहा है लेकिन जनरेट नहीं कर पा रहा है ये क्वेश्चन मार्क. They will absorb great amounts of cash and if market share remains unchanged. And why question marks? Question marks have potential to become star and eventually cash cow, but can also become a dog.
तो ये बन सकते हैं, क्योंकि मार्केट ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा अच्छा काम करेंगे तो मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं, स्टार भी बन सकते हैं। वैसा नहीं करेंगे तो फिर कैश को भी बन जाएंगे, नहीं तो डॉग भी बन के बेकार भी हो सकते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी हाई फॉर क्वेश्चन मार्क्स, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको इसके ऊपर हमारा पैसा ज़्यादा, देखो कैश यूसेज, देखो कैश जनरेशन तो बहुत कम है लेकिन कैश यूसेज ज़्यादा है, यानी अपना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा इसमें। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस हैं। एंड वाई बीसीजी मैट्रिक्स, ये हमें अभी देखना है। So to assess profiles of products or businesses, the cash demands of products, the development cycles of products and resource allocation and divestment decisions, यानी आप चारों स्टेजेस में इसको समझ सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, एंड उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप ये देख सकते हो कि आपको आगे का स्ट्रैटेजी क्या बनाना है। क्या आपको प्रोडक्ट बनाना कंटिन्यू करना है या आपको रोक देना है, या आपको उसमें कुछ चेंजेस करना है। सो मेन स्टेप्स ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स, आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग ए कंपनी इनटू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, यानी ये एक ब्रांच के जैसा समझ लो। एक बिजनेस को आप एक जो भी आपका बिजनेस होता है उसके बहुत सारे ब्रांचेस भी हो सकते हैं, तो उसको आप एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की तरह देखते हो। असेसिंग एंड कंपेयरिंग द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ईच एसबीयू अकॉर्डिंग टू 2 क्राइटेरिया, यानी आप अपने बिजनेस जो भी आपके ब्रांचेस हैं उनको आप देख रहे हो। एसबीयूज रिलेटिव मार्केट शेयर एंड ग्रोथ रेट ऑफ एसबीयूज इंडस्ट्री, यानी आपका वो मार्केट शेयर बढ़ा पा रहा है कि नहीं आपका जो ब्रांच है, या उसमें कुछ ग्रोथ रेट आप देख रहे हैं। क्लासिफाइंग द एसबीयूज ऑन बेसिस ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स, यानी आप बीसीजी मैट्रिक्स के तहत आपका जो भी एक ब्रांच आपने कहीं खोला है वहाँ पर आप ये चारों स्टेजेस में अपने प्रोडक्ट को डाल के देख सकते हो। एंड डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, उसके बाद आप फिर अपने स्ट्रैटेजीज को बदल सकते हो। सो लेट्स सी हियर बीसीजी मैट्रिक्स विद कैश फ्लो, यानी आप यहाँ देख सकते हो कि स्टार में दोनों ज़्यादा है, यानी आपका ग्रोथ भी ज़्यादा है और आपका मार्केट शेयर भी ज़्यादा है। यहाँ पर कैश इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है तो आपका यूसेज जनरेशन भी ज़्यादा है। ठीक है, ये हमने अभी चारों को भी चेक कर लिया था। BCG matrix is simple and easy way to understand. It helps you to quickly and simply screen the opportunities open to you and helps you to think about how you can make the most of them. It is used to identify how corporate cash resources can best be used to maximize a company's future growth and profitability. Limitations क्या है? BCG matrix uses only 2 dimensions, relative market share and market growth rate. Problems of getting data on market share and market growth एक बड़ी प्रॉब्लम है, हमेशा आपको सही डेटा नहीं मिलेगा। And high market share does not mean profits at all time. And businesses with low market share can be profitable too. ये महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, HSL एंड IES, इन लोगों ने BCG मैट्रिक्स को यूज़ किया है। एंड BCG मैट्रिक्स के कुछ लिमिटेशंस होने के बाद भी ये बहुत हद तक फॉलो किया जाता है प्रोडक्ट साइकिल देखने के लिए। ठीक है, इसके साथ हमारा चैप्टर तो फिनिश हुआ। So we are moving into budgeting concepts. Topic number 2. प्लानिंग हो गया, बजटिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। हाँ, देखते हैं इसके बारे में भी। जस्ट अ सेकेंड, इजी वे में समझते हैं बजट्स को। फाइन, लेट्स गो अहेड। Okay, let's see this.
So let's see this. What is a budget? A budget is a detailed quantitative plan for acquiring and using financial and other resources over a specified forthcoming time period. Budget का मतलब क्या है? Simply बोलूं तो financial plan. फाइनेंशियल प्लान कैसे? देखिए, आप भी अपने घर में आपके पेरेंट्स को देखते हैं, वो भी एक बजट बनाते हैं. अभी कई घरों में बनता है, कई घरों में नहीं बनता है. क्या है वो बजट एक्चुअली? वो बजट ऐसा है कि अगर मैं अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताता हूँ. सो बजट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं एंड आई सिंपली सेड बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान. ओके, अब मैं प्लान के बारे में भी आपको बताया. प्लान इज नथिंग बट थिंकिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग इज कॉल्ड प्लानिंग. मतलब क्या हुआ कि आप अपना पैसा खर्च करने से पहले 10 बार सोचोगे या सोच समझ के ही उसको खर्च करोगे. वही आपका बजट है. यानी फ्यूचर के लिए पैसा बचा सकते हो आप, या फ्यूचर के लिए बचाने की कोशिश करोगे, या आपको पता है कि आपके लिए सबसे सही क्या है और सबसे लाइक जरूरत की चीज़ों में आप अपना पैसा लगाओगे, बाकी का पैसा आप फ्यूचर के सेविंग्स फ्यूचर के लिए रखोगे. वही बजटिंग होता है. ठीक है. जैसे अगर एक पर्सन है, वो अगर मंथली 50,000 रुपीज़ अर्न करता है और उसके कुछ खर्चे हैं, वो उसको करना है. जैसे 10,000 रेंट को जाएगा, तो अपना बजट बनाता है. कुछ चीज़ों में वो कम कभी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ चीज़ों को कट शॉर्ट कर सकता है. जैसे मैं बताता हूँ, 10,000 रेंट हुआ, 5,000 उसका लाइक 3,000 उसका बाइक का EMI हुआ. ये इसको ज़रूरी है क्योंकि उसको ट्रैवल करना है अपने ऑफिस के लिए. लाइक ही इज़ अ मैरिड पर्सन, सो 5,000 उसका प्रोविजंस हुआ. एंड लाइक 2,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस लिया है उसने, यानी उसका मंथली खर्चा है. कंपलसरी है क्योंकि लाइफ इंश्योर भी करना पड़ता है. लाइफ इंश्योर, हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी उसका मंथली खर्चा इतने का है. तो आई एम हियर लाइक 20,000 ख़त्म हो गए. एंड इसके बच्चों के एजुकेशन, इसके लाइक किड्स हैं, तो बच्चों के एजुकेशनल एक्सपेंसेस 3,000 लाइक 5,000 है मंथली. 2 किड्स हैं, 2 स्कूल्स हैं, फिर उनका बच्चों का लाइक प्रोजेक्ट वर्क एंड उनका जो भी मतलब स्टेशनरी वगैरह वगैरह, लाइक ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, 25,000. एंड मेड का 3,000 एंड मिल्क वगैरह का उसका मतलब जो भी खर्चा है 2,000. तो ये 30,000 तक का खर्चा हो गया. अब ये पर्सन क्या करते हैं, ये लाइक ये देख रहे हैं कि ये हर महीने थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग ज़्यादा करते हैं. यानी ये 3,000 के कपड़े खरीद लेते हैं, थोड़ा बहुत लाइक 1,000 रुपीज़ ये मतलब उसमें और एक 3,000 जोड़ लो, ये बड़े बड़े होटल्स में खाना खाते हैं. ये अननेसेसरी हुआ, ये तो ज़रूरी है. हियर ही कांट कट एनीथिंग. अब इसमें क्या हो रहा है, एंड वो मतलब कहीं आउटिंग्स में जाते रहते हैं, तो गाड़ी हायर करते हैं वगैरह करते हैं, उसमें 2-3 हज़ार रुपये खर्च करते हैं. एंड लाइक अननेसेसरी के थोड़े मतलब खर्च करना और फ्रेंड्स के ऊपर वगैरह, अननेसेसरी नहीं है लेकिन मतलब कर रहे हैं ये, मतलब कुछ कम भी कर सकते हैं उसमें. सो इधर क्या होता है, लाइक चलो हम उसको 10,000 कर देते हैं. तो अभी इनका देखो, यहाँ 30,000 का खर्चा यहाँ तक हो गया और ये 40. अब इनके पास बचता है 10,000. एंड इन फ्यूचर लाइक अगर ऐसे चलता रहा, तो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आया तो इनको पैसों की कमी पड़ेगी. सो व्हाट दिस गाय कैन डू, ठीक है, ही इज अ सैलरीड एम्प्लॉय, वो अचानक से अपना पैसा तो सैलरी में नहीं बढ़ सकता, प्रमोशन पे डिपेंडेंट है. ये 10,000 अननेसेसरी का बेकार खर्चा करने की जगह पे, वो हमेशा बड़ी होटल्स में जाने की जगह पे कभी कभी करके उसको 2,000 तक कट शॉर्ट कर सकते हैं, या घर पे खाना खा सकते हैं, हेल्दी भी रहेगा. एंड फ्रेंड्स पे थोड़ा कम कर सकते हैं, या बेकार के आउटिंग्स बंद कर सकते हैं, बेकार की शॉपिंग बंद कर सकते हैं, नेसेसरी है तो कर सकते हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर,
ये 10,000 रुपीज में अगर वो लाइक 4,000 तक इसको कट शॉर्ट कर दे और 6,000 बचा के उसको इन्वेस्टमेंट्स कर ले मार्केट में, कहीं भी कुछ भी है, या कोई लैंड या प्लॉट खरीद ले इंस्टॉलमेंट स्कीम में कुछ भी, तो ही विल बी डूइंग अ ग्रेट जॉब टू हिमसेल्फ। एंड यही होता है, लाइक इंस्टेड ऑफ सेविंग 10,000, अगर वो अपने सेविंग्स को 16,000 तक बढ़ा लें, दैट विल हेल्प हिम इन द फ्यूचर। दिस इज बजटिंग, दिस इज फाइनेंशियल प्लानिंग। ये सभी करते हैं अपने घर में, करते हैं कि नहीं करते हैं? यस। सो बजट का मतलब हम अभी यहां पर देख लेते हैं। बजट इज अ डिटेल्ड क्वांटिटेटिव प्लान, यानी आप अपना जो भी है क्वांटिटेटिव यानी पैसों के टर्म्स में कर रहे हैं आप, फॉर अक्वायरिंग एंड यूजिंग फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेस ओवर ए स्पेसिफाइड फॉरकमिंग टाइम पीरियड। यानी आप अपने पैसों को किस तरीके से खर्च करेंगे, क्या अक्वायर करेंगे, कितने में अक्वायर करेंगे, क्या रिसोर्सेज यूज करेंगे, कैसे उसको यूज करेंगे, ये सब के ऊपर जो प्लान करते हैं वो बजट होता है। सो एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग बजट इज कॉल्ड बजटिंग, एंड the use of budgets to control an organization's activities known as budgeting control। मतलब ये बजटरी कंट्रोल, आपने ये फिक्स किया कि मैं हमेशा अपना खर्च जो भी है इसको कंट्रोल कर लूंगा, तो वो एक कंट्रोल है। यानी आपने प्लान किया तभी तो कंट्रोल मिला ना। विदाउट प्लानिंग देयर कैन नॉट बी अ प्रॉपर कंट्रोल। बेटर प्लान लीड्स टू बेटर कंट्रोल। देखिए प्लानिंग एंड कंट्रोल, जैसे मैं आपको कल बस बताया था कि अगर एक आपका कोई फ्रेंड है या आपके कोई भी फ्रेंड है, अगर वो फॉरेन विजिट करते हैं, पेरिस जाते हैं या लंदन जाते हैं, तो विथ प्लान जाएंगे, विथ प्लान जाएंगे तो 1 लाख में हो जाएगा, और विदाउट प्लान जाएंगे तो ऑफ कोर्स 1.5 का खर्चा होगा। तो विथ प्लान जाना अच्छा है ना। बेटर प्लान लीड्स टू बेटर कंट्रोल बिकॉज यू कैन सेव मोर 50,000 bucks। So now let's see here planning and control। Okay, planning involves developing objectives and preparing various budgets to achieve these objectives। तो प्लानिंग क्या होता है? आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हो जिसके तहत आप अलग अलग बजट्स बनाओगे और अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करोगे। जैसे बजट्स में मैं आपको क्या बता रहा हूं, अब देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बजट्स बनाते हैं। बजट्स क्यों बनाते हैं? और बजट्स बहुत टाइप के होते हैं, सेल्स, प्रोडक्शन, इसको पहले लगा लो इसको बाद में लगा लो कोई बात नहीं, कैश, परचेस, मटेरियल, लेबर, और आप बोल सकते हो फ्लेक्सिबल, एंड आप यहां पर बता सकते हो मास्टर बजट। इसमें से कुछ छूट गया हो तो आप भी मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, कॉस्ट बजट भी बना सकते हो। तो ये सारे बजट्स हैं, ये सारे बजट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। क्यों बनाती है? हर चीज को एसेस करने के लिए। लेकिन लेबर का बजट इसलिए क्योंकि लेबर के खर्चे कम कर सकें, दूसरे कॉस्ट के खर्च, दूसरे कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम मेटेरियल एंड लेबर उनको कम किया जा सके। सेल्स बढ़ाने के लिए बजट्स होते हैं, यानी उसको कैसे और एनहांस कर सके। प्रोडक्शन एक तरीके से अननेसेसरी वेस्टेज को कम करने के लिए देख सकें। कैश बजट फ्यूचर के लिए बचा कर रख सकें। परचेज बजट अननेसेसरी परचेज ना हो और महंगे में ना हो, तो इसके लिए बजट बनता है। गॉट माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. So planning involves developing objectives and preparing various budgets to achieve these objectives, and control, आपको पता ही है कि better plan leads to a better control। Excuse me।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो एडवांटेजेस क्या है बजटिंग के? बजटिंग के एडवांटेजेस क्लियर हैं। डिफाइन गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, थिंक अबाउट एंड प्लान फॉर फ्यूचर, मीन्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेस, अनकवर पोटेंशियल बॉटलनेक्स, यानी कुछ कुछ चीज़ें जो आपके बिजनेस में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उनको आप एसेस करके उनको निकालने की कोशिश कर सकते हो, एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके चला सकते हो, प्लान्स को कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है ना। Manager should be held responsible for those items and only those items that the manager can actually control to a significant extent, यानी जो उनके बस में होता है, जो उनके रीच में होता है, वो लोग कर सकते हैं। बजट पीरियड कुछ भी हो सकता है, आप कभी भी कर सकते हो, एनुअल भी बना सकते हो, क्वार्टरली बना सकते हो, मंथली बना सकते हो, 12 मंथ्स का भी कंटिन्यूस बजट भी बना सकते हो। बजटिंग में देखिए ये सब इन्वॉल्व होते हैं, सब टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। बजट इज प्रिपेयर्ड विद फुल कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स। पार्टिसिपेटिव बजट इज नोन एज सेल्फ इम्पोज बजट। तो देखिए यहाँ पर मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी है, टॉप है, ये सब पार्टिसिपेटिव बजट कर रहे हैं, यानी सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये लोग भी अपनी राय देते हैं, ये लोग भी अपना, ये इनको भी बोलते हैं और यहाँ तक भी अपनी बात पहुँचा देते हैं, यानी क्योंकि ये सब अपने अपने डिपार्टमेंट से डील करते हैं तो इनको बेटर नॉलेज होता है और ये अच्छा भी होता है पार्टिसिपेटिव। एडवांटेजेस क्या है सेल्फ इम्पोज बजट्स के? इंडिविजुअल्स एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर व्यूड एज मेंबर्स ऑफ टीम हुज जजमेंट्स आर वैल्यूड बाय टॉप मैनेजमेंट। बजट एस्टिमेट्स प्रिपेयर्ड बाय फ्रंटलाइन मैनेजर्स आर ऑफन मोर एक्यूरेट देन एस्टिमेट्स प्रिपेयर्ड बाय टॉप मैनेजर्स, क्योंकि टॉप मैनेजर्स हर दिन उस चीज़ से डील नहीं करते हैं उन रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से, वो तो सिर्फ पॉलिसी मेकिंग में रहते हैं। लेकिन जो जैसे आप बेटर घर में देखो, किचन से मॉम डील करती हैं, तो मॉम को ज़्यादा बेटर असेसमेंट होगा। हम हर चीज़ का उनको नहीं बोल सकते हैं कि ये कम लाओ वो ज़्यादा लाओ, नहीं, जो वो बोलेंगे करेंगे, क्योंकि शी नोज द बेटर थिंग, शी हैज़ अ बेटर नॉलेज ऑफ किचन। वैसे आपके काम में आप ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे तो इसीलिए आप बेहतर जानेंगे। सो इन द सेम वे डिपार्टमेंट्स में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा बेटर वे में जानते हैं उस डिपार्टमेंट के बारे में, इसीलिए वो बेटर वे में उस प्लानिंग में सपोर्ट कर सकते हैं। मोटिवेशन इज जनरली हायर व्हेन इंडिविजुअल्स, अगर उनको भी मौका मिलेगा तो ज़्यादा मोटिवेशन लगेगा। एंड मैनेजर्स हु आर नॉट एबल टू मीट अ बजट इम्पोज्ड फ्रॉम अबव कैन क्लेम दैट इट वाज अनरियलिस्टिक। बजट भी ऐसा होना चाहिए जो अटेनेबल होना चाहिए, यानी अनरियलिस्टिक बजट्स भी नहीं बनाना चाहिए। Most companies do not rely exclusively upon self-imposed budget in the sense that top managers usually initiate the budget process by issuing broad गाइडलाइंस इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट और सेल्स। मतलब कुछ कंपनीज में डायरेक्टली जो टॉप लेवल डिसाइड करता है सबको वो चुपचाप मानना होता है, कोई उसके ऊपर कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता। और बजटिंग सक्सेसफुल कब माना जाएगा? जब सब कुछ सही होगा उस बजट के हिसाब से, यानी आपका प्लान सक्सेसफुल कब माना जाएगा? जब प्लान के हिसाब से आप अचीव कर पाओगे। एम आई राइट? So top management must be enthusiastic and committed to budget process. Top management must not use the budget to pressure employees or blame them when something goes wrong. Highly achievable budget targets are usually preferred when managers are rewarded based on meeting budget targets. तो यहाँ से अभी हमारा आप देखो जीरो बेस्ड बजट रिक्वायर्स मैनेजर्स टू जस्टिफाई ऑल बजट एक्सपेंडिचर्स, not just changes in the budget from prior year. Most managers argue that zero-based budgeting is too time-consuming and costly to justify on annual basis. Zero-based budgeting मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं आप, जीरो से स्टार्ट करके आप अपने एक्सपेंसेस को देख रहे हैं कि कैसे बढ़ रहा है वो। सो जीरो बेस्ड बजट रिक्वायर्स मैनेजर्स टू जस्टिफाई ऑल बजट एक्सपेंडिचर, जितने भी एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, नॉट जस्ट चेंजेस इन बजट लाइक फ्रॉम द प्रायर ईयर, यानी पिछले साल के मुकाबले में इस साल कंपेयर करके चेंजेस देखना ही नहीं, सारे एक्सपेंडिचर्स का बजट बनाना। एंड बहुत सारे मैनेजर्स क्या बोलते हैं कि जीरो बेस्ड बजटिंग इज टू टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि उनको सब चीज़ का बजट बनाना बहुत उनको एक टीडियस टास्क होता है। कौन करता है बजट को मॉनिटर? बजट कमिटी, द स्टैंडिंग कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल पॉलिसी मैटर्स रिलेटिंग टू द बजट, कोऑर्डिनेटिंग द प्रिपरेशन ऑफ बजट। ठीक है, अभी हम ये सब बजट्स के बारे में तो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, तो इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं हम लोग। आप लोग के आपके बुक्स में उतना प्रैक्टिकल नहीं है, मैं आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो बजट्स के बारे में अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि क्या होता है बजटिंग कॉन्सेप्ट्स में, रिलेशनशिप अमंग प्लानिंग, बजटिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन,
लाइक बजट, एडवांटेजेस ऑफ बजट्स, मतलब कोऑर्डिनेट करना, कम्युनिकेट करना, मोटिवेट करना, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं, ऑपरेशंस को प्रॉपरली कम्युनिकेट कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं, ये सब पॉइंट्स होता है। ये जनरली हम लोग शॉर्टकट में डिस्कस कर ही चुके हैं अभी। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्टिसिपेटिव। अच्छा, ये प्रॉब्लम के बारे में आप टेंशन मत लो, ये हम कल कर सकते हैं। आज थोड़ा थियरी खत्म करते हैं, कल प्रॉब्लमेटिक भी करेंगे। सारे बजट्स कराऊंगा मैं आपको, हर बजट आपको मैं कवर कराऊंगा, प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा, उसको कैसे करते हैं वो तरीका भी बताऊंगा, क्वेश्चंस भी आते हैं उसके। ओके। एंड अभी हम लोग ने देखा पार्टिसिपेटिव बजट यानी सब पार्टिसिपेट करते हैं। अथॉरिटेटिव मतलब सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट करता है। कंसल्टेटिव मतलब बाहर से कोई कंसल्टेंट्स को भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, कंसल्टेशन के साथ भी बजट्स बना सकते हैं। इसमें भी हम लोगों ने अभी कुछ डिस्कस किया था शॉर्टकट में। हु शुड पार्टिसिपेट इन बजटिंग प्रोसेस, यहाँ से हम लोग कल कर लेंगे अब, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, और कल के सेशन में मैक्सिमम विल ट्राई टू फिनिश दिस थियरी कॉन्सेप्ट्स, और उसके बाद हम लोग जाएंगे अपना फोरकास्टिंग में। उसके बाद फिर आपको बजट कैसे बनाना है उसके ऊपर चैप्टर रहेगा, तो वो पूरा चैप्टर फिर हम लोग कर लेंगे बाद में। नहीं तो देखते हैं, इसको हम लोग उसके साथ क्लब करके फिनिश कर लेंगे, फोरकास्टिंग बाद में कर लेंगे, तो बजटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? ओके। मैं आपको कल बजट बनाना सिखा दूंगा पूरा, कैसे हर एक बजट कैसे बनाया जाता है पूरा सिखा दूंगा कल। उसके बाद फोरकास्टिंग कर लेंगे, तो क्या होगा, आपका बजट का प्रिपरेशन भी क्लियर हो जाएगा और फोरकास्टिंग बाद में कर सकते हैं, ठीक है? ठीक। ओके देन, सी यू टुमारो, बाय बाय, ओके। सी यू टुमारो इन बाय द सर। इवनिंग, हैव अ नाइस डे अहेड। Okay brothers, Imad and Omar sir, bye bye, good night.